अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व पर्यावरण दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। जैवनाशियों का फसलों में प्रयोग एवं लाभ पर प्रकाश। कद्दू वर्गीय फसलों में सस्य क्रिया प्रबंधन। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पिछले 43 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन 1972 को की गई थी। तो मैं यहां बताना जरूरी समझती हूं कि शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण के बिना किसी भी प्राणी का जीवन जीना असंभव है, लेकिन मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पर निहित होकर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहा है। ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन परत के क्षरण के फलस्वरूप तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण कहीं बाढ़, कहीं सूखा या फिर सुनामी जैसे प्रलयकारी लीला भी देखने को मिल रही है। इन सब परिवर्तनों के कारण हमारी कृषि भी काफी प्रभावित हो रही है और इस वर्ष के पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है मानवता की भलाई हेतु प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रकार से प्रबंधन कर मनुष्य की उन्नति का अवसर तलाश किया जाए। इसीलिए पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर देखिए कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, ऐसी परिस्थिति बनी रही तो जल्दी आने वाले वर्षों में विश्व की 25% खेती योग्य जमीन बेकार हो जाएगी तथा 17% जनसंख्या को पीने हेतु पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जहां तक अपने देश की बात है, कुल 304 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 142 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल जमीन खेती योग्य है, जिस पर खेती की जाती है और 1.2 अरब जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति की जाती है और इस उत्पादन को स्थिर बनाए रखने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की मृदा, जल, वातावरण स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे। क्योंकि अपने देश की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहकर आज के समय में 242 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रही है, परंतु इस उत्पादन को लेने हेतु जिस तरह अनावश्यक अधिक मात्रा में सिंचाई कर जल की बर्बादी, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी दवाओं का फसलों पर अंधाधुंध हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे कृषि पारिस्थितिकी पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है एवं प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट आ रही है, जिससे प्रतिवर्ष अपने देश में 10 सेंटीमीटर भूमिगत जल स्तर की कमी के साथ 104.28 मिलियन हेक्टेयर जमीन अनउपजाऊ होने की तरफ है।
तथा दूसरी तरफ कृषि में हानिकारक रसायनों के प्रयोग से फसल अवशेषों को जलाने, पशुपालन एवं कृषि से उत्सर्जित पदार्थों से लगभग 25% ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या हम पर्यावरण को खतरे में डालकर अपना एवं आने वाली संततियों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं? इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हमें जागरूक होना होगा। इस हेतु पहले वातावरण में आ रही इन विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए तथा इन गैसों के सबसे बड़े उपभोक्ता हरे पौधों की अधिकता पृथ्वी पर बढ़ानी होगी। इसके लिए कृषि के साथ वानिकी एवं बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण कर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि इन हानिकारक प्रभावों की वजह से जितना हमारी कृषि को नुकसान पहुँचता है, उसके लिए भी हमें कारगर उपाय टिकाऊ कृषि को अपनाना होगा, जिसके लिए आपको खुद जागरूक होकर कृषि में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समावेश दिन प्रतिदिन कार्यों में सम्मिलित करना होगा। तभी हम कृषि में स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाना। अपने देश में प्रति हेक्टेयर 20 से 30 टन का क्षरण हो रहा है, जिससे हमारी भूमि अनुपजाऊ हो रही है। अतः इसे रोकने हेतु कृषि वानिकी, कंटूर फार्मिंग, खेतों में मल्चिंग प्रयोग, कम उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना इत्यादि कार्य करके मृदा कटाव को काफी हद तक रोक सकते हैं। अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग 3840 अरब घन मीटर वर्षा जल प्राप्त होने के बावजूद भी इसका 65% भाप एवं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है तथा शेष 35% जल हमारे लिए काफी पर्याप्त है, परंतु इसका भी 50% जल बहकर नाले, नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है, जिसे हम जल संरक्षण तकनीकियों को अपनाकर संरक्षित कर भविष्य में होने वाली जल किल्लतों को कम कर सकते हैं। इस हेतु जल संरक्षण उपाय वाली तकनीकियों जैसे वाटर सेट प्रबंधन के तहत कंटूर, चेक डैम, मेड़बंदी, कृषि वानिकी के अलावा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब, कुआं, कुइयां तथा भूमिगत रिचार्ज वाली तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है। सिंचाई स्रोतों का क्षमता पूर्वक ढंग से उपयोग। किसान भाइयों, इस पृथ्वी पर मात्र 2.5% ताजा जल ही उपलब्ध है तथा शेष 97.5% जल लवणीय है, जो कि समुद्र जल के रूप में उपस्थित है। अतः हम अपने पीने और फसलों की सिंचाई इत्यादि कार्यों हेतु ताजा जल का ही उपयोग करते हैं, जिसका 80% उपयोग केवल फसलों के प्रयोग में आता है। अतः इस जल की बर्बादी को रोकने हेतु परंपरागत सिंचाई पद्धतियों को दरकिनार कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई से अधिक कृषि क्षेत्रों को आच्छादित किया जाए तथा जल का सबसे अधिक उपभोग करने वाली फसलें धान में श्री पद्धति को बढ़ावा तथा गेहूं गन्ना फसल चक्र में FIRB तकनीक को अपनाकर हम जल पर बढ़ते दबाव को कम कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना। इसके अंतर्गत हमें रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नील हरित शैवाल, मृदा में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं को संरक्षित करना होगा, ताकि मृदा में उपस्थित मुख्य तथा गौण पोषक तत्व को स्थायी रखकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। क्षेत्र विशेष के लिए अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चयन हमारी कृषि वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप बदलते मौसम परिवेश के मद्देनजर की गई प्रजातियों का कृषि में समावेश किया जाए। कृषि वर्ष में उपयुक्त दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, नकदी फसलों के चक्र को एक निश्चित योजना के अनुसार समावेशित किया जाए तथा सहफलसी एवं मिश्रित कृषि को बढ़ावा दिया जाए। खरपतवार, कीट तथा रोगों की समेकित प्रबंधी प्रणाली को अपनाना। किसान भाइयों, कृषि के सबसे बड़े शत्रु इन खरपतवारों, कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों की निर्भरता को एकदम कम किया जाना चाहिए तथा इनके समेकित प्रबंधों हेतु उपयुक्त शास्य कार्यों, परजीवी तथा परभक्षी जीवों का संरक्षण तथा यांत्रिक नियंत्रण जैसे यौन आकर्षण जाल, जैविक नियंत्रण जैसे ट्राइडर्मा इत्यादि का मिला जुला प्रयोग कर हम इन हानिकारक कारकों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। कृषि एवं पशुपालन अवशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण। किसान भाइयों, हमें अपने कृषि अवशिष्ट पशुपालन से उत्सर्जित मल एवं मूत्रों को कंपोस्ट, गोबर गैस, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का चक्रण कर पुनः कृषि में फसलों में उपयोग कर सकते हैं।
जिससे पर्यावरण सुरक्षित, शुद्ध एवं हरियाली भरा बना रहेगा, ताकि सभी जीव सतत विकास करते रहें। इसके लिए आज 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अब तो आप समझ ही गए होंगे। और इसके लिए आप सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप पर ही निर्भर करती है। तभी इस पृथ्वी पर हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के बदलते परिवेश में किसान फसलों से अच्छा उत्पादन लेने हेतु अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इन दवाओं के प्रति कीटों में प्रतिरोधकता तो बढ़ती ही है, साथ ही भूमि और पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जैव कीटनाशियों का इजाद किया है। इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये विशेष अंश। किसान भाइयों, पौधों को कीट रोगों से होने वाली हानि को रोकने तथा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए एकमात्र प्रभावशाली एवं तात्कालिक तकनीक उपाय रसायन ही है, परंतु पौधों, जंतुओं एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आजकल फसल पर प्रयोग होने वाली कीटनाशी एवं रोगनाशी दवाओं के बावजूद भी कीटों एवं रोगों का समुचित नियंत्रण नहीं हो रहा है तथा दूसरी तरफ इनके अधिक उपयोग के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य एवं मृदा की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय हमारे वैज्ञानिकों ने बायोपेस्टिसाइड का उपयोग सुझाया है। किसान भाइयों, बायोपेस्टिसाइड में हम कीट एवं व्याधियों का नियंत्रण पेड़ पौधों द्वारा निर्मित कीटनाशकों जैसे नीम, तंबाकू इत्यादि तथा जीवों द्वारा दूसरे हानिकारक जीवों का नियंत्रण करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीव जो कि हानिकारक जीवों के प्राकृतिक शत्रु हैं, जिन्हें खोजकर इकट्ठा करके या प्रयोगशाला में अधिक संख्या में पालकर हानिकारक जीवों के नियंत्रण के लिए उनका प्रयोग करते हैं। इन बायोपेस्टिसाइड में फेरोमोन ट्रैप, नीम आधारित दवाएं, वायरस, जीवाणु एवं फफूंद से बनी कीटनाशक ट्राइकोग्रामा कार्ड तथा अन्य मित्र कीटों का संरक्षण प्रमुख है। तो किसान भाइयों, आइए हम इन बायोपेस्टिसाइड के बारे में तथा बाजार में इनकी उपलब्धता के विषय में जानें। विषाणुओं द्वारा कीटों का नियंत्रण। किसान भाइयों, फली छेदक सुंडी के रोकथाम के लिए NPV का प्रयोग करना चाहिए। NPV एक विषाणु है जो कि इन सुंडी के पेट में जाकर जहर उत्पन्न कर उन्हें मार देता है। ये बाजार में NPV 250 LE के नाम से आसानी से उपलब्ध है। जीवाणु के लगभग 90% जातियां कीटों को मारने में संरक्षण है। इनमें बेसिलस थुरेजेंसिस प्रमुख हैं, जो कि विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध हैं। कवकों द्वारा फफूंद जनित रोगों के रोकथाम के लिए आजकल बाजार में ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है। इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने से फफूंद जनित रोग नहीं होता है।
भूमि उपचार के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा के पाउडर को 100 किलोग्राम कंपोस्ट में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव से फफूंद जनित रोग से मुक्ति मिलती है। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी उपचारित करते हैं। 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर बोने से पूर्व कटिंग, जड़, गांठ आदि को उपचारित करना चाहिए। मित्र कीटों की पहचान कर इन्हें अपने खेतों में संरक्षण देना। लेडी बर्ड वीटल, यह पीला काला धब्बा वाला अर्धचंद्राकार कीट होता है जो कि हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होता है। रेड वीटल, यह विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों को खाकर हमारे फसलों की रक्षा करते हैं। मकड़ी, ये भी कई प्रकार के शत्रु कीटों को खाकर हमारी फसल को सुरक्षित रखते हैं। मिडो ग्रास होपर, ड्रैगन फ्लाई, डेम्सन फ्लाई, वास्प इत्यादि हमारे मित्र कीट हैं जो कि हानिकारक कीटों को खाकर हमारी फसलों को सुरक्षित रखते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि हानिकारक कीटों की वृद्धि को नियंत्रित रखते हैं। इन्हें अपने खेतों में तथा मेड़ों पर लगाकर हम अपनी फसल को शत्रु कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। इन पौधों को विरोधी पौधे कहते हैं। कुछ फसलें जैसे तौरिया, मकोए पादप से ऐसे स्राव निकलते हैं जो पादप परजीवी सूत्रकृमि के अंडे फूटने की क्रिया को उत्तेजित कर देते हैं। कुछ पौधे जैसे शतवारी, गेंदा एवं झरबेरा इत्यादि निमेटोड एवं कीट विरोधी होते हैं जो कि इन कीटों एवं निमेटोड को मार देते हैं या इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बाजार में बहुत से नीम आधारित कीटनाशक हैं जो कि पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा फसलोत्पादन की गुणवत्ता को बिना प्रभावित किए फसलों को कीट व्याधियों से मुक्त रखते हैं। किसान भाइयों, आइए अब हम कुछ वानस्पतिक कीटनाशकों को घर में ही बनाने की विधियों के बारे में जानें। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्टर। प्रारंभिक अवस्था में नीम के बीज को एकत्रित कर ऊपर का छिलका हटा देते हैं। उसके बाद छाया में सुखा लेते हैं। 1 किलोग्राम सीड को अच्छी तरह से पीसकर धूल के रूप में बदल देते हैं। 1 किलोग्राम धूल को 20 लीटर पानी में डालते हैं तथा रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह घोल को पतले कपड़े से छान लेते हैं। इस घोल में 20 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल मिलाते हैं। फिर इस घोल का छिड़काव करते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशी बनाना। नीम की पत्तियों से एक बाल्टी को भरा जाता है। बाल्टी को पानी से भरकर 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 5वें दिन पत्तियों को अच्छी तरह से मिलाकर छान लिया जाता है एवं उसके बाद छिड़काव करने से सुंडी, भृंग, फनगा, दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। तंबाकू के डंठल से कीटनाशी बनाना। 1 किलोग्राम खैनी के डंठल को चूर्ण के रूप में बदलकर 10 लीटर पानी में गर्म करते हैं। घोल जब गहरा लाल रंग का हो जाता है तब घोल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद घोल को छानकर उसमें कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल 2 ग्राम प्रति लीटर मिलाया जाता है। इस घोल में पानी मिलाकर 80 से 200 लीटर कर लेते हैं। फिर इसका छिड़काव खेत मक्खी, लाही, मधुआ, फली छेदक एवं पिल्लू हेलियोथिस को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। इसका व्यवहार 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। मिर्च लहसुन से कीटनाशी बनाना। 3 किलोग्राम हरा एवं तीता डंठल रहित मिर्च लेते हैं। फिर मिर्च को पीस देते हैं। पीसे हुए मिर्च को 10 लीटर पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह घोल को अच्छी तरह मिलाकर छान लेते हैं। दूसरे बर्तन में 2 किलोग्राम लहसुन को पीसकर 250 मिलीलीटर किरासन तेल में डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह अच्छी तरह घोल को मिलाकर छान लेते हैं। सुबह 1 लीटर पानी में 75 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल बनाते हैं। अब इन सब घोल को एक साथ मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। घोल को पुनः छान लेते हैं। इस घोल में पानी मिलाकर कुल 80 लीटर बना लेते हैं। फिर इसका छिड़काव चना के फली छेदक एवं तंबाकू के को नियंत्रित कले के लिए करते हैं। गौमूत्र से कीटनाशी बनाना। 5 किलोग्राम ताजा गोबर और 5 लीटर गौमूत्र को ढक्कन से ढक दिया जाता है। 4 दिनों तक सड़ने के बाद घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छान लेते हैं। फिर इस घोल को 100 ग्राम चूना मिलाकर कुल घोल को 80 लीटर बना लेते हैं। फिर इसके छिड़काव से तिल्ली फसलों पर अंडी नहीं दे पाती एवं रोग के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इस घोल के छिड़काव से पौधे हरे भरे हो जाते हैं।
बैक्टीरिया से बना कीटनाशी जैसे वायोलेप, हाल्ट, डेल्फिन, डायलेप का प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करने से गोभी का पतंगा, चना का फली छेदक, तंबाकू के सुंडी का नियंत्रण किया जा सकता है। वायरस से बना जैविक कीटनाशी जैसे हेलियोकिल द्वारा चना का फली छेदक एवं स्पोडोपटेरा वायरस द्वारा तंबाकू के सुंडी का नियंत्रण करते हैं। हेलियोकिल हेलिसाइड, यह चना के फली छेदक, टमाटर एवं मिर्च के फल छेदक कीटों का नियंत्रण करता है। स्पोडोसाइड, यह तंबाकू के सुंडी जो अन्य कई फसलों को क्षति पहुंचाते हैं के नियंत्रण के लिए काफी उपयुक्त कीटनाशी है। इनके अलावा किसान भाइयों, नीम से बना कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है, जैसे अचूक, निम्बेसिडिन, नीम गोल्ड, निमोल इत्यादि, जिसके व्यवहार से रस चूसने वाले कीड़े एवं पिल्लू को भी नियंत्रित करते हैं। बाजार में बहुत सी कंपनियों की बायो पेस्टिसाइड दवाएं उपलब्ध हैं, जिसकी खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। आप बायो पेस्टिसाइड दवाओं के उपयोग एवं महत्व के बारे में समझकर अवश्य अपने स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत इस समय लौकी, तरोई, करेला इत्यादि की फसलें बड़े क्षेत्रफल पर देखी जा सकती हैं, जिसमें इस समय फूल और फल बनना प्रारंभ हो गया है। तो फलों की अच्छी गुणवत्ता और उपज के लिए फसल में कौन-कौन से प्रबंधन किए जाएं, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह से। किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में विभिन्न प्रकार की कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी होंगी, तो विशेषकर इस समय ये ध्यान रखना है कि आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो है पोषक तत्व की कमी ना हो और नमी की कमी ना हो। किसान भाइयों, अगर आपने फसल को ड्रिप इरिगेशन पे बो रखा है तो ये पौधों के लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि जो ड्रिप इरिगेशन का जो सिद्धांत है उसके द्वारा आप पानी भी दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी दे सकते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो किसान भाइयों ने अगर नाली में बो रखा है तो ये बहुत ही उचित तरीका है। नाली के एक तरफ अपनी पौध को लगा सकते हैं और पौध का जो बाकी बेल वाला हिस्सा है उसको आप ज़मीन पर कर सकते हैं। और जो नाली है उसमें अगर पानी की कमी होती है तो उसमें पानी को समय समय पर चलाते रहें, जिससे उसकी नमी जो है उसके अंदर बनी रहे। नमी की वजह से जो है उसमें पौधों में वृद्धि भी होती है और उसके फल में जो है वो एक उचित स्वाद बना रहता है। अन्यथा पानी कम होने पे जो है उसमें कड़वापन आ जाता है। तो जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, लौकी है, चाहे वो करेला है, खीरा है या ककड़ी है, तो इन तरह की सब्जियों में समय समय पे पानी अवश्य करते रहें, देते रहें। और इसके अलावा बीच बीच में अगर आवश्यक हो तो यूरिया की मात्रा का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ार में कुछ घुलनशील खादें उपलब्ध हैं, जिसमें कि 19-19-19 NPK है और इसका फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है और इसके छिड़काव से जो है पौधों की ग्रोथ भी होती है और फल भी बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। ये सारी सब्जियां जो हैं वो परपरागित हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा इनमें परागण की प्रक्रिया की जाती है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें कि इस समय परागण उचित हो, जिससे कि फल उसमें बनने की तरीका जो है वो आसानी से, उसमें फल आसानी से बन सके। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस समय कीड़े भी आते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो बहुत अंधाधुंध हमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कीड़े अगर मर जाएंगे तो इनका जो परपरागण है वो नहीं हो पाएगा। तो इस विशेष समय का विशेष ध्यान रखें कि किस समय जो है कीड़े कम हैं उस समय इन दवाओं का उपयोग करें, जिससे कि जो नुकसान देने वाले कीट हैं वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएं। इसमें जो लगने वाला कीड़ा है वो लाल रंग का होता है और इसमें सेविन डस्ट का प्रयोग करके इस कीड़े का जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है। और इसमें ये विशेष ध्यान रखें कि बीमारियों में इसमें एक तो डाउनी मिल्ड्यू आती है और वायरस के भी प्रकोप होता है। तो जहाँ पे भी इस तरह की पत्तियाँ आपको दिखती हैं जो वायरस से ग्रसित हैं, उनको तोड़ के अलग कर दें। और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप जो है वो कैराथेन का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी बीमारियों को इसमें नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो सब्जियां हैं ये तुरंत खाने के लिए उपयोग की जाती हैं, तो जब भी किसी कीटनाशक का उपयोग करें तो
तो उसके करीब 7 या 8 दिन बाद इसको खाने में ज़रूर उपयोग लाएं, क्योंकि अगर पहले लाते हैं तो इसमें कीटनाशकों के अंश जो है बचे रह जाते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में नुकसान होता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी आप कीटनाशी या दवा का उपयोग करते हैं उसके 7 या 8 दिन बाद फल का बाज़ार में बिक्री के लिए दें, अन्यथा जो आप अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं उसका भी प्रयोग आप 7-8 दिन बाद ही करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खरखोरा, जिला सोनीपत के कृषक चरण सिंह ने। यह रंगीन मछलियों के पालन पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो चरण सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। एक्वेरियम बिजनेस एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप ये एक्वेरियम देख रहे हैं, इस तरह का एक्वेरियम और इसके और अलग अलग तरह के शेप और आकार के एक्वेरियम, साइज़ के एक्वेरियम आपको बाज़ार में उपलब्ध हैं। और इसमें जो मछलियाँ हम रिकमेंड करते हैं कि कोई कार्प है जैसे उसको डाल सकते हैं, गोल्डन कार्प है वो डाल सकते हैं। आहार की मात्रा आप इतनी दें कि फ्लोटिंग फीड बाज़ार में उपलब्ध है जो पैकेट्स में आते हैं। 50 से 60 रुपए का एक पैकेट मिलता है 100 ग्राम का। 100 दाने के करीब आप इतना अंदाज से डालिए कि उनका कंजम्पशन हो जाए। आप देखिए कि उसको डालने के 2-3 मिनट बाद उसमें कोई फीड बच नहीं रहा है एक्वेरियम में। और कोशिश आपकी हो कि एक बार ही फीड दें इसमें। जब देखेंगे कि पानी का रंग ट्रांसपेरेंट से धीरे धीरे पीलापन हो गया और थोड़ा गाढ़ा हो गया, तब आप उसको पानी को बदल सकते हैं और पूरी एक्वेरियम की सफाई करके फिर से उसमें मछली डाल सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी अब देखिए। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खेती पर संपूर्ण जानकारी भाग 1। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर संपर्क कर सकते हैं शाम 5 से 7 बजे के बीच। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।